उनका लड़का है संदीप नाइक, जो पहले विधायक थे। वो उन्होंने मेरे को 2-3 जगह पे फंसाया। एविडेंस मेरे पास है, MIDC के मेरे पास लेटर है। नाइक साहब जो बोलते हैं कि न्यू मुंबई में FSI बढ़ा है, सिटी में FSI बढ़ा है तो 22-23 माले का बिल्डिंग बना है। तो 23 माले का बिल्डिंग बनाए तो वो फिर पानी का प्रॉब्लम आ जाएगा, लाइट का प्रॉब्लम आ जाएगा, पार्किंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यही बात तो MIDC में हो रही है। मैं नाइक साहब को टारगेट नहीं करता। मेरा कहना है कि नाइक साहब है लोगों का अन्नदाता है, लोगों को मदद करने वाले, लोगों को देने वाले हैं। तो अगर उनके नाम से उनका बेटा ये संदीप नाइक साहब, तो उसको कोई रोक होना चाहिए। अभी तो उन्होंने बोला है कि न्यायालय लड़ेंगे, मैं भी तैयारी में हूँ। अगर उनका एक्शन आ गया मैं कोर्ट में हूँ। बाकी उनके परिवार के सब लोग अच्छे हैं। संजू नाइक अच्छे हैं, वैभव शेठ अच्छे हैं, उनके घर वाले अच्छे हैं, सागर नाइक अच्छा है, उनका पिताजी अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। खाली संदीप नाइक के वजह से अगर नाइक साहब मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो मेरा नाराजगी मैंने क्यों नहीं दिखाऊं। जब भी चुनाव आता है प्रतिद्वंदी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ संगीन आरोप लगाती हैं। आपने हालिया नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि शिवसेना ने यहां के वरिष्ठ बीजेपी नेता के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए। उसके बदले में पलटवार करते हुए बीजेपी के विधायक और वन मंत्री गणेश नाइक ने शिवसेना नेताओं पर करप्शन और जमीन के आवंटन में तमाम तरह की धांधली का आरोप लगाया। इसी बीच में एक और मामला सुर्खियों में रहा। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने एक संगीन आरोप लगाया बीजेपी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ। आरोप क्या था, क्या इसकी सच्चाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्यों जोर देकर कहा कि यह बड़ा संगीन मामला है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए? इस वक्त स्वयं हमारे साथ बाला साहब मिर्जे जी, हम इन्हीं से सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि यह आखिर मामला क्या है और अचानक चुनाव के दौरान ही इतने संगीन आरोप लगाने की जरूरत क्या थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जोर देकर यहीं के नेता जिनके साथ आप लगातार रहे हैं, जिनकी आप हमेशा तारीफ करते रहे हैं, उनको आप समर्थन करते रहे, लेकिन उसी नेता के खिलाफ अचानक आप उभरते हैं और उनके ऊपर संगीन आरोप लगाते हैं, क्यों? जो अभी मैंने जो आरोप लगाया है, जो प्रेस लिया था, वो मेरा पर्सनल मामला था। मैं कोई पार्टी की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया था। दूसरी बात रह गई कि मैं नाइक साहब के साथ, जो वन मंत्री है, नाइक साहब के साथ मैं 2013 से है उनके साथ काम करता हूँ और मैं उनके साथ दिल से जुड़ा था। उनका पार्टी का नहीं, मैं उनका काम करता था, उनका समर्थक था। उन्होंने जो जो काम बोला वो काम वैसा वैसा मैं करते गया। मैं ये नहीं सोचा आगे फ़ायदा होता है नुकसान होता है, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। एक मैंने उनको अपना लीडर माना था, अच्छे इंसान है, नवी मुंबई में उनकी अच्छी पावर है, ताकत है, तो मैं बोला चलो उनके साथ अपन काम करेंगे। मैं ऐसा कार्यकर्ता है आठवले साहब का, मगर वो यहाँ पे है इसलिए उनको मानता था। हर काम उनका मैं नहीं करता था। उनका लड़का है संदीप नाइक, जो पहले विधायक थे। वो उन्होंने मेरे को 2-3 जगह पे फंसाया मैटर में। ये बात मैंने नाइक साहब के कान में डाल दिया कि साहब ऐसा ऐसा बात हुआ है, ऐसा ऐसा बात है। तो साहब बोले अपन मिल के बात करेंगे, संदीप को बोल के मैं तुम्हारा बात कर देता हूँ। मैं कुछ बोला नहीं। बीच में मेरी मम्मी बीमार थी, उनको हो गया था कैंसर। तो थोड़ा बिजनेस मेरा डाउन था, तो मैं साहब के पास गया। साहब मंत्री नहीं थे तभी, तो चुनाव से पहला विधानसभा के। तो साहब को बोला कि मुझे थोड़ा हेल्प करो मम्मी के लिए। तो उन्होंने उनके PA को बुलाया और बोला कि इनको थोड़ा अपने को मदद करना है, और मम्मी को इलाज के लिए जो भी लगेगा आपको पैसा दे दे। घर का रिलेशन था, मैं उनको दिल से मानता था, नहीं दिमाग से नहीं, ना कोई व्यवहार नहीं था। तो अपना हक से मैं उनको बोला। तो उन्होंने फटाक सिद्धेश बोल के उनका PA उनको बुलाया। कैबिन में हम तीनों ही थे। बोले ये अपने अच्छे इंसान है, इनको मदद करने, इनका मम्मी ऐसा ऐसा बीमार है। तो कोई बात नहीं। 2-4 दिन के बाद वापस मैं सिद्धेश को बोला, तो उनका सामने से कोई जवाब आया नहीं। मैं भी बोला चलो साहब कुछ बिजी रहेंगे, तो मैं कुछ उनको बोला नहीं। मम्मी 15 दिन हॉस्पिटल में थी, लास्ट स्टेप में थी, और उनका देहांत हो गया। इन्होंने मुझे कुछ पैसा भी नहीं दिया, कुछ मदद भी नहीं किया, न पूछा मुझे। इसी दरमियान एक भी बार मुझे नाइक साहब ने फ़ोन भी नहीं किया, ना मुझे कुछ पूछा, ना मेरे मम्मी को देखने को आया, और ना मुझे कोई मदद किया उन्होंने। बाद में विधानसभा का इलेक्शन आ गया, तो मुझे मैसेज आया कि चलो काम करना है एक साथ। विधानसभा का काम में अभी बोलने में कोई प्रॉब्लम, इलेक्शन हो गया,
मुझे सागर नायक ने ₹1,00,000 दिया कि बोला कोपर खरीदने का पूरा तुम संभालो। तो बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, लोगों का क्या है वो दे दो। तो बोले बाद में देखेंगे। तो मैंने एक ऑफिस लिया, 20 लोगों को कंटिन्यू साथ में रखा 15 दिन, उनका खाना पीना सब दे, ऑफिस भी लिया, और फिर पैम्पलेट बांटना सब काम किया। मेरे जेब से मैंने 1-1.5 लाख रुपए खर्चा किया। जैसा चुनाव हो गया, जीत के आए, उसके बाद मैंने उनको कंटिन्यू मैसेज देते गया, मुझे आपको मिलना है, बात करना है। साहब मंत्री भी बन गए। मंत्री बनने के बाद में सिद्धेश को भी मैसेज डाला, मुझे मिलना है, मिलाओ साहब को। साहब ना टाइम देते थे ना मेरे को मिले, और अभी मालूम नहीं साहब टाइम नहीं देते थे कि पीए टाइम नहीं देते थे। शायद संदीप नाइक ने कुछ बोला होगा उनको, या बाकी कोई लोगों ने बोला होगा, तभी से मैं बोला अभी इनके साथ काम नहीं करना है। लोगों ने मेरे साथ काम किया, उनको पैसा देना है, वो लोग मेरे पीछे पड़े, उनको लगता है मैंने नाइक साहब के पैसा लाया है और हमको दिया नहीं है। मेरे ऊपर ऐसे 2-4 आरोप कोपोर करने में चालू हो गया, तो मेरा नाम, मेरा क्रेडिट सब कम होने लगा। अभी जिनके साथ काम नहीं करता है तो उनका कोई मैटर है तो मैं चुप क्यों बैठूं, जब मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूँ। तो मैं बोला तो मेरे पास तो पूरा एविडेंस है, एप्लीकेशन दिया, अर्जी दिया है, तो मैं क्यों नहीं प्रेस लिया, इसीलिए वो मैंने प्रेस लिया था। व्यक्तिगत मामला हो गया कि आपको अगर मदद या आर्थिक सहायता अगर नहीं मिली तो आप उनके खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। ये मोर्चा खोलने की जरूरत क्या, ये तो आपका व्यक्तिगत मामला था, तो फिर इसे राजनीतिक आपने क्यों बनाया? आपने फिर उनकी ज़मीनों को लेकर, उनके ऑफिस को लेकर तमाम तरह की चीज़ें आपने उठा दी। नहीं, आरोप मैंने ये लगाया है कि उनका जो व्हाइट हाउस है खेरने MIDC में, प्लॉट नंबर 16, और उसके बाजू में है क्रिस्टल हाउस है प्लॉट नंबर 15, और उसके बाजू में है प्लॉट नंबर 14 जो खाली है, उसके ऊपर डंप करके रखा है पूरा कंटेनर। तो ये मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया है और उसमें तथ्य है। और मैं तो इतना बार उनके पास जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि जो पर्पज के लिए दिया था वो पर्पज वहाँ पे हो नहीं रहा है। क्या पर्पज के लिए दिया था? वो पर्पज के लिए दिया था, उनको IT के लिए दिया है, जो क्रिस्टल हाउस है, और उसके बाजू में है वो भी IT के लिए दिया है। वो कोई IT का काम नहीं होता है। और जो व्हाइट हाउस है वो दिया ब्रेड बिस्किट के लिए, फैक्ट्री के लिए। अच्छा। वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं हो रहा है। क्या होता है, रोजगार निर्मित के लिए और रिजर्वेशन के लिए प्लॉट रखते हैं MIDC। वहाँ पे कोई रोजगार निर्मित नहीं होते। तरुण युवा युवती रोजगार के लिए बेकार है। गवर्नमेंट बोलते हैं रोजगार चाहिए। यहाँ पे जो रोजगार देने वाले हैं, जो अन्नदाता है, वही अगर रोजगार को डंप कर देंगे तो रोजगार निर्मित कैसा हो जाएगा? मेरा खाली इनके ऊपर ही आरोप नहीं है, मेरा जो लोगों ने ऐसे प्लॉट लिया है सभी प्लॉट गवर्नमेंट ने रिटर्न लेना चाहिए, बल्कि खाली नाइक साहब का नहीं, सब लोगों का। उन्होंने सब लोगों ने वहाँ पे वो एक्टिविटी चालू करना चाहिए। उसके बाजू में कामधेनु भी है, वहाँ पे तो 23 माले का बिल्डिंग बांधा है, वो तो एक एक करके बेच रहा है, एक एक फ्लोर में एक एक यूनिट निकाल के बेच रहा है। ये पूरा स्क्वायर फुट दिया है उनको IT के लिए, वो एक एक फ्लोर करके बेच रहा है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरा नवंबर में वहाँ पे जो MIDC है वो पूरी कमर्शियल बन जाएगी। वहाँ पे टोटल उद्योग बनेगा ही नहीं, वहाँ पे रोजगार निर्मित होगी ही नहीं। क्या सबूत है, क्या एविडेंस है कि ये चीज़ गलत हो रही है और उसी के लिए ये पर्पजली दिया गया था और उसका अवहेलना हो रही है, उसकी उपेक्षा हो रही है, उसको नियम भंग किया जा रहा है? एविडेंस मेरे पास है, MIDC के मेरे पास लेटर है, उनको जो जिस काम के लिए प्लॉट दिया है उसके ऊपर लिखा है इतना स्क्वायर फीट का है और इसका रेट है 300 रुपया पर स्क्वायर फीट IT के लिए दिया है। बल्कि वहाँ पे IT का कोई काम नहीं होता है, वहाँ पे कमर्शियल का काम होता है। तो कमर्शियल रेट है 94,000। अच्छा, तो उतना उन्होंने पैसा भरना चाहिए। तो टोटल मिला के मेरे ख्याल से 11,000 स्क्वायर फुट कुछ होता है टोटल। अभी एग्जैक्टली फिगर मेरे पास नहीं है, तो इसका टोटल निकाला जाएगा 94,000 से, तो 100 करोड़ से आगे जाता है। ये पैसा गवर्नमेंट का नुकसान होता है। और जिस पर्पज के लिए दिया है वो पर्पज वहाँ पे चालू होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आप स्वयं भी ये बात कह रहे हैं कि और भी कई ऐसे प्लॉट हैं, ऐसे भूखंड हैं जो इसी तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो फ्रंट पर सिर्फ नाइक साहब का ही विरोध क्यों? उन्हीं के खिलाफ संगीन आरोप क्यों? बाकी दूसरे लोगों के खिलाफ आप मुद्दा क्यों नहीं सामने? नहीं, नाइक साहब के खिलाफ मैंने आरोप लगाए ने। नाइक साहब का जो मेरे पास पेपर आया है मैं लोगों के सामने वो बात रखा है। अच्छा। 13 जनवरी को मैंने प्रेस लिया था। अभी मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गया है। तो मेरे पास कोई नोटिस आया नहीं, मुझे कोई बुलाया नहीं, कोई बात हुआ नहीं। मेरा कहना है कि नाइक साहब है, लोगों का अन्नदाता है,
लोगों को मदद करने वाले हैं, लोगों को देने वाले हैं। तो अगर उनके नाम से उनका बेटा ये सब कर रहा है, संदीप नाइक साहब, तो उसको कोई रोक होना चाहिए। आपने जो मुद्दा ये उठाया, जो आरोप लगाया, उसमें आपने ऐसे समय पे लगाया जब शिवसेना लगातार आरोप लगा रही थी गणेश नाइक के खिलाफ। उसी टाइम आपने आरोप लगाया, दावा भी कर रहे हैं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है, तो फिर आपने किया क्यों नहीं? उसका आपने कार्रवाई के लिए प्रोसेस क्या किया? 18 दिसंबर को मुझे सब पेपर मिले पूरे। तो उसके बाद मैंने रीजनल ऑफिसर है MIDC के आरोप, उनको मैं तकरार, मेरी शिकायत दर्ज किया मैंने उनके ये प्लॉट के खिलाफ। उसके बाद MIDC के CO है, उनको भी ये शिकायत दर्ज किया। उसके बाद उद्योग मंत्री है, उनको भी शिकायत मैंने दर्ज किया मंत्रालय में, और उनको बोला इसकी निपक्षपाती आप जांच करो। उसमें से कोई मेरे को जवाब आया नहीं। तब तक इलेक्शन का माहौल चालू हो गया। मैं भी बोला इलेक्शन होने के बाद अपन ये बात रखेंगे, तो मैं शांत बैठा। मगर दरमियान में सोशल मीडिया में देखता था कि एडवोकेट अर्पणा गौतम मैडम है, उन्होंने बताया कि आयरोली में कोई लीडर ने प्लॉट डंप किया है, इसकी जांच होना चाहिए। उसके बाद मनसे के नेता गजानन काले साहब है, तो उन्होंने बोला कि नाइक साहब ने भी कोई प्लॉट के बारे में भ्रष्टाचार किया है, शिंदे साहब ने भी कोई प्लॉट के बारे में भ्रष्टाचार किया है। मैं बोला इतना बड़े लीडर के ऊपर ये लोग बात करते हैं, इनके पास कोई इन्होंने अर्ज नहीं किया। मैंने तो एप्लीकेशन किया है, तकरार किया है, मंत्रालय में किया है, सब जगह भी किया है, तो मैं ये बात प्रेस के सामने क्यों नहीं रखूँ? आपका पूरा जो इंटेंशन है इस चुनाव के दौरान गणेश नाइक और उनके परिवार को या संदीप नाइक को बदनाम करना है, और आप शायद इसके जरिए, परहैप्स आप इसके जरिए कुछ अपना स्वार्थ जो है साधना चाहते हैं। नहीं, इसमें अभी स्वार्थ क्या होगा? कुछ नहीं स्वार्थ होने वाला है। ना मुझे टिकट देने वाले हैं, ना को मुझे MLA करने वाले हैं, ना मैं उनके पास कभी कोई मांग नहीं की। मैंने सिर्फ मेरे मम्मी के बारे में बीमार थी उस टाइम, एक ही बात मेरे 2013 से लेके आज तक एक ही बार नाइक साहब के सामने ये मैंने बात रखा है। इसके अलावा मैं 2013 से आज तक मैं नाइक साहब को हेल्प ही करते आया है। मैं कभी उनके पास कुछ मांगा नहीं। तो क्या आज नाइक साहब अगर आपको मदद कर दें तो ये आपकी नाराजगी और जो आपका ये आरोप है खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी तो उन्होंने बोला है कि न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे। मैं भी तैयारी में हूँ, अगर उनका एक्शन आ गया तो मैं कोर्ट में वो हो जाऊंगा। मतलब आपकी अगली रणनीति अभी कानूनी है? कानूनी करेंगे। क्या स्टेप लेने वाले हैं आप? मैं तो नाइक साहब को पिता जैसा ही मानता था, बाकी उनके परिवार के सब लोग अच्छे हैं। संजीव नाइक अच्छे हैं, वैभव शेठ अच्छे हैं, उनके घर वाले अच्छे हैं, सागर नाइक अच्छा है, उनका पिताजी अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। खाली संदीप नाइक के वजह से अगर नाइक साहब मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो मेरा नाराजी मैंने क्यों नहीं दिखाऊं? तभी अभी मेरे दिल में उनके बारे में कोई खोट नहीं है, मैं गलत उनके बारे में बोल नहीं। अभी भी मैं इंटरव्यू में दे रहा हूँ या प्रेस में बताऊँ, मैं नाइक साहब बोल के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे से वरिष्ठ है, बड़े हैं, वो बड़े लेवल में है, पावरफुल है, और दिल से वो साफ है। मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। नाइक साहब हमेशा बोलते हैं कि सर्वधर्म समभाव, सब लोग नोएंबे में रहते हैं, सब लोगों को बोलने का अधिकार है, सब लोग एक रह सकते। बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को अधिकार दिया है, तो फिर वो कानून में मेरा पिताजी भी क्यों न हो, तो उनके खिलाफ मैं जाऊंगा कानून में गया तो इसीलिए जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो मैं कानूनी तरीके से चल रहा है ना, उनके बारे में गलत बोल रहा हूँ। ऐसा आपके ऊपर आरोप है कि आप शिवसेना का मोहरा बनकर नाइक परिवार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपने जो बोला है वो बात गलत है, क्योंकि मैं कोई शिवसेना के लीडर के कांटेक्ट में नहीं हूँ, और मुझे वो लोग पसंद ही नहीं पहले से, क्योंकि इधर के जितने भी लीडर है शिवसेना के, वो पूरे मतलब 50% लोग करप्टेड है। इससे पहला भी रीडेवलपमेंट का जो मुद्दा लिया था किशोर पाटकर के खिलाफ, मैंने क्यों मुद्दा लिया था, वो भी शिवसेना का था, और उनका बात सुन के तो मैं कभी करूँगा ही नहीं। मेरा इंडिपेंडेंट में काम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट मेरा चालू है। उल्टा मुझे आठवले साहब ने बोला है कि आप कोई पार्टी के खिलाफ बात मत करो, बीजेपी के साथ अपना संगठन है। तो मैं साहब को बोला, साहब मैं पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम युति में हैं, और युति का ही इधर बीजेपी का ही अपना ये बनना चाहिए। हम कोई शिवसेना का समर्थन नहीं कर रहा है, ना शिवसेना का सपोर्ट कर रहा है, और उनका सुन के तो मैं बात कभी नहीं करूँगा। इस बहुत संगीन मामले पर आपने बहुत खुला जवाब दिया। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार।